हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज की वीडियो एक खास होने वाली है क्योंकि दोस्तों बता दें, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता होगा कि एसएसटी में जो आपका पूछा जाता है वो क्लास 6 से लेकर के यानी 6 to 8 की आपकी जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से जीए की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सभी लोगों को पता होगा और हम जो है कि उसी में जो है दोस्तों आपके तैयारी के लिए, बेहतर के लिए जो एनसीईआरटी नोट्स है उससे आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी और ये दोस्तों एसएसटी की क्लास चल रही है। इसके पहले हमने पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है क्लास 6, 7 और 8 की। उसके बाद जियोग्राफी को भी कंप्लीट कर लिया है और ये पॉलिटी की दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग क्लास 7 की पॉलिटी को पूरी के पूरी डिस्कस करने वाले हैं, पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा यहीं पर। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 की जो पॉलिटी है उसमें पहला चैप्टर है समानता। तो सबसे पहले जानते हैं कि समानता के बारे में। तो देखिए यहाँ पर पहला इसमें जो टॉपिक है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या हैं। तो लोगों की भागीदारी, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और समानता लोकतंत्र की क्या होती है, मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली सभी पहलुओं को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके बाद दिया है मताधिकार की समानता या मताधिकार मतलब वोट देने की समानता यानी मत देने का अधिकार। तो भारत लोकतांत्रिक देश है और जहां सभी वयस्कों को मत देने का क्या है, अधिकार है। चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो, सभी को क्या है, मताधिकार का अधिकार है, मतलब वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, तो सभी नागरिक जो अपनी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना 18 या उससे अधिक उम्र के होते हैं तो वो वोट देने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी वोट वो दे सकते हैं। और यह सभी लोकतंत्रों का क्या है, आवश्यक पहलू होता है और ये समानता के विचार पर क्या है, आधारित है। आगे दिया है और भी अन्य प्रकार की जो असमानता है हमारे समाज में। तो निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। वो जो है कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो जैसे कि जातिगत व्यवस्था के यानी न्यूज़पेपर में वैवाहिक विज्ञापन, तो जातिगत व्यवस्था के तौर पे असमानता का जो है कि उनको क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। धर्मों के आधार पर जो है असमानता का सामना करना पड़ता है। लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर जो है क्या करता है, सामना करना पड़ता है किसका, असमानता का। मानवीय गरिमा की बात करें तो जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, वही उनकी क्या होती है, मानवीय गरिमा होती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता की अगर बात करें तो संविधान सभी व्यक्तियों का क्या है, समान मानता है और जिसका अर्थ होता है देश के व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शिक्षक, आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, संबंध रखते हुए सब क्या है, समान माने जाएंगे। किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। संविधान द्वारा प्रावधान क्या है, तो है क्या कि पहला है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, यह संविधान द्वारा प्रावधान किया गया है। किसी भी प्रकार में धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और है कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है। ये सारी चीज़ें जो हैं कि संविधान के द्वारा प्रावधान की गई हैं। समानता के अधिकार को दो प्रकार से लागू किया गया है, एक कानून द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा। मिड डे मील क्या है, तो ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो सर्वप्रथम तमिलनाडु में लागू 2001 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी राज्यों में लागू किया गया है ये मिड डे मील। मिड डे मील का मतलब होता है कि दिन में एक बार जो है भोजन। नागरिक अधिकार आंदोलन की बात करें, सिविल राइट्स मूवमेंट, तो एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अमेरिका लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त कैसे और समान अधिकारों की मांग की। तो 1965 के नागरिक अधिकार अधिनियम की नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का क्या कर दिया, निषेध कर दिया। उसके बाद यहाँ पर दिया है 1950 भारत सरकार विकलांगता अधिनियम के बारे में। तो विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार दिया गया। निःशुल्क शिक्षा सरकार उन्हें मुख्यधारा से जुड़े रहने के लिए देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है और शुरू होता है चैप्टर 2, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में भी सरकार की बहुत सारी भूमिकाएं हैं। तो जैसा कि है पहला पॉइंट, बीमारियों व चोट आदि से मुक्त रखना, स्वस्थ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण रखना, भरपेट भोजन और घुटन भरी अवस्था से क्या करना, मुक्ति दिलाना। सार्वजनिक की बात करें तो वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, जैसे कि स्कूल, अस्पताल, टेलीविज़न इत्यादि सेवा की मांग कर सकते हैं और संस्थाओं की भी सवाल उठा सकते हैं।
वहीं निजी सेवा की बात करें तो वह सेवा जो कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए आयोजित किया जाता है वह निजी होती है, और सार्वजनिक जो सबके लिए होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला होती है या सरकार द्वारा चलाई जाती है। नंबर 1 है ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जैसा कि सभी के गांव में एक होता है। उसमें एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक कई गांवों की ज़रूरत को क्या करता है, पूरा करता है। दूसरा होता है जिला स्तर पर, जिसको जिला अस्पताल कहा जाता है। यह स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है और यह बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। दूसरा दिया हुआ है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो इन पर सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण नहीं होता है और इनमें धन व्यय करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं, यानी कि आरपीएम जिसको कहते हैं। केरल की बात करें तो 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुल बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया, जिससे वहाँ पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं क्या की जा सके, सुनिश्चित की जा सके। कोस्टारिका क्या है तो ये दक्षिण अमेरिका में है और यह देश सेना नहीं रखता, बल्कि उसका बजट शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या करता है, लगाता है। तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा को लेकर के दक्षिण अमेरिका जो है कितना जो है क्या है, एक्टिव है। ओपीडी की बात करें तो आउट पेमेंट डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है, यानी अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी क्या करता है, ओपीडी में जाता है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 2 और स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3 कि राज्य शासन कैसे काम करता है। दिया है कि विधानसभा में सदस्य को विधायक यानी कि एमएलए कहा जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसका फुल फॉर्म है। एक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और यह मिलकर सरकार का क्या करते हैं, गठन करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है तो इसका अर्थ एक निश्चित क्षेत्र से है और यहाँ रहने वाले सब मतदाता अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण यह कोई पंचायत या वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। राज्यों को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का क्या होता है, एक विधायक होता है। सत्ता पक्ष क्या होता है तो जिस राजनीतिक दल के विधायक बहुमत में जीत जाते हैं वह सरकार बनाते हैं और मुख्यमंत्री उसी दल का होता है। इसे सत्ता पक्ष या सत्तारूढ़ पार्टी कहते हैं। विरोधी पक्ष कौन होता है, जो जीतता नहीं यानी जो हार जाते हैं। अन्य जीते हुए विधायक विरोधी पक्ष होंगे, ठीक है। जीते हुए के विरोधी जो होंगे क्या होंगे, आपके विरोधी पक्ष होंगे। और राज्य का राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। बहुमत की बात करें तो बहुमत क्या होता है, इसका आश्चर्य ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोगों किसी निर्णय या विचार से सहमत हो तो इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। तो याद रखें कि बहुमत मतलब कि बहुत मत, यानी आधे से अधिक जिसके तरफ मत है उसको बहुमत प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है और शुरू होता है चैप्टर नंबर 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। पहला है असीमता। यह एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक का भाव है। एक व्यक्ति की कई असीमता हो सकती हैं। अमूल्यत क्या है, तो जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को क्या महसूस करता है, अमूल्यत महसूस करता है। वहीं बात करते हैं कि 1920 के दशक में समाओ द्वीप में बच्चों का जीवन किस तरीके से, तो समाओ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित द्वीपों के एक समूह का एक भाग है और 1920 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। बच्चे घर का काम और मछली पकड़ने जैसे कार्य करते थे। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। तो 1960 के समय में लड़के व लड़कियां कक्षा 6 में आने के बाद अलग अलग स्कूलों में जाते थे, यानी लड़कों को अलग और लड़कियों को अलग स्कूल में भेज दिया जाता था। और स्कूल में लड़कियों का खेल आंगन होता था, परंतु लड़कों के स्कूल में खाली मैदान होता था। लड़कियां स्कूल से केवल घर जाती थी एक सड़क के माध्यम से, परंतु वह सड़क लड़कों के लिए मनोरंजन का माध्यम रही है। घरेलू काम का मूल्य की बात करें तो समाज में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती थी, जैसे देखभाल संबंधी सभी कार्य। यह कार्य स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं थी और समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं होता था। घर का कार्य करने वाले जो होते थे नौकर यानी कि महिला या बच्चे पुरुष होते हैं तथा उनसे समाज में सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता था। वहीं बात करते हैं घरेलू और देखभाल के कामों को। एक अन्य पहलू यह है लगने वाला समय, और यह देखा जाए
कि महिला और प्लस बाहर के कामों को देखे हुए तो वह पुरुष से अधिक है। तो ये चीज़ें होती थी पहले। और महिलाओं का काम और समानता की बात करें तो घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही क्या है, भाग है। समानता समाधान का कार्य क्या है, परिवार और व्यक्तिगत नहीं, शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। सरकार के द्वारा उठाए गए कदम क्या है, तो आंगनवाड़ियाँ और बलवादियाँ हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। आगे देखते हैं तो चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है और चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होता है कि औरतों ने कैसी बदली दुनिया। तो व्यवसाय के क्षेत्र में महिलाओं ने अपना किस तरीके से योगदान दिया है, किस तरीके से आगे आई हैं, उसके बारे में है। तो आप देख सकते हैं कि अधिकतर लोग महिलाओं को केवल नर्स के रूप में देखते हैं या पुरुषों को पायलट पुलिस के रूप में देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील विनम्र होती हैं, या इसे महिलाओं की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। और ज़्यादातर यह माना जाता है कि विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में महिलाएं सक्षम नहीं होंगी, या अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रूढ़िवादी धारणाओं के बारे में अगले जो है कि सेशन में। अगला है परिवेश। परिवेश क्या होता है, तो हमारे चारों ओर परिवेश कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि लड़कों को ऐसी नौकरियों के लिए प्रेरित किया जाता है जिसमें अधिक वेतन मिल सके, और ऐसा न होने पर उन्हें क्या किया जाता है, चिढ़ाया जाता है। परिवर्तन के लिए सीखने की बात करें तो आज अधिकांश बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, परंतु अतीत में ऐसा नहीं होता था। केवल कुछ एक लोग ही पढ़े लिखे थे और अधिकांश लोग अपने घर के व्यवसाय को ही अपना लेते थे, तथा बुजुर्ग लोग जो कार्य करते थे उसे सीख लेते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। घर परिवार में लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी, वह घर का सारा कार्य करती थी और व्यवसाय में सहयोग भी करती थी। उदाहरण के लिए जैसे कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थीं और बर्तन बनाने के लिए क्या करती थी, उसे तैयार करती थी। 19वीं शताब्दी में परिवर्तन हुआ तो शिक्षा के बारे में कई नए विचार ने जन्म लिया, विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए। और रास सुंदरी देवी ने क्या किया, तो 1800 से 1890 तक जो है इनका जीवन काल रहा है। वही यह पश्चिम बंगाल में पैदा हुई। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, आमार जीवन। यह किसी भी भारतीय महिला द्वारा लिखी जो है कि ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि आमार जीवन किसके द्वारा लिखा गया है, तो रास सुंदरी देवी। तो ये जो है पहली आत्मकथा थी। और राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी होने के बावजूद उन्होंने क्या की, शिक्षा ग्रहण की। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय की बात करें तो भारत में हर 10 वर्ष पश्चात जनगणना होती है और जिसमें विभिन्न आंकड़े जो है कि सामने आते हैं। 1961 की जनगणना में पुरुषों का जो 40% शिक्षित था और इसकी तुलना में स्त्रियां 15% भाग जो है पढ़ा लिखा है। और 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करें तो पुरुषों का 82% शिक्षित और स्त्रियों का 65% भाग पढ़ा लिखा था। सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की लड़कियां को स्कूल छोड़ने की दर क्या थी, अधिक है। किसके अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, संचार माध्यमों को समझना। तो आज के समय में आप देख पा रहे होंगे कि संचार जो माध्यम है बहुत तरीके से विकसित हो चुके हैं। तो उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। मीडिया जो है अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन सभी तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। मीडिया का अर्थ माध्यम, जनसंचार माध्यम, टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के रूप में है जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है और देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इसने जनसंचार माध्यम या मॉस मीडिया कहते हैं। संचार माध्यम और तकनीकी की बात करें तो अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। जनसंचार माध्यम के कई इस्तेमाल में लाए जा रहे तकनीक निरंतर बदल रही है और मशीनों को बदलकर आधुनिकता बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है और जनसंचार माध्यम में आज संपूर्ण विश्व को एकजुट कर दिया है। जनसंचार माध्यम और धन के बारे में बात करते हैं तो जनसंचार के माध्यम वह तकनीक बहुत अधिक खर्चोली होती है, जैसे टीवी स्टूडियो, समाचार के स्टूडियो तथा अन्य लोगों का वेतन। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारी प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जनसंचार माध्यम को अधिक धन की आवश्यकता होती है और जिसके लिए वह निरंतर धन अर्जित करते रहते हैं। इसका एक तरीका विज्ञापन है जिससे जनसंचार माध्यम को धन की पूर्ति होती है। तो संचार माध्यम और लोकतंत्र में क्या समानताएं हैं, क्या उनका रिलेशन है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो दिया गया है कि लोकतंत्र में जनसंचार की भूमिका जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि घटनाओं पर चर्चा करने में इसका अहम योगदान है।
उदाहरण के लिए बात करें कि संचार माध्यमों से नागरिक जो है जान सकते हैं कि सरकार जो है किस प्रकार का कार्य कर रही है। यदि लोग चाहें तो समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं और मंत्रियों को पत्र लिख सकते हैं, सार्वजनिक विरोध आयोजित कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जनसंचार माध्यम सही जानकारी व संतुलित रिपोर्ट क्या करे, प्रस्तुत करे। संतुलित रिपोर्ट होता क्या है? तो संतुलित रिपोर्ट वह होती है किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य है उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचार को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, इसके दो मुख्य कारण हैं। सरकार का उन पर नियंत्रण सेंसरशिप के द्वारा होता है और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण धन के द्वारा होता है। मसौदा क्या होता है? मसौदा तय किया जाना क्या होता है? तो कुछ खास विषय पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं और उनका ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं, हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जा सकता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा को क्या करते हैं, तय करते हैं। परंतु कई बार जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं, जैसे कि पीने योग्य जल वह जरूरी समस्याएं हैं, परंतु इसके बजाय वह खेलकूद, मनोरंजन जैसे विषयों पर क्या करते हैं, अधिक ध्यान देते हैं। सेंसरशिप क्या होता है? तो सरकार की उस शक्ति अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। वहीं बात करते हैं सार्वजनिक विरोध क्या होता है? तो इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप से अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि रैली आयोजित करना, धरना देना, सड़कों को अवरुद्ध करना। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 6 और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 हमारे आसपास के बाजार के बारे में। तो साप्ताहिक बाजार के लाभ क्या होते हैं? तो वस्तुएं कम दाम पर उपलब्ध हो जाती हैं, सभी प्रकार की वस्तुएं एक स्थान पर प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सब्जी, कपड़े, बर्तन इत्यादि वस्तुओं, और वस्तुओं के अधिक जो है कि विकल्प भी हमें क्या होते हैं, मिलते हैं। मोहल्ले की दुकान की बात करें तो ये क्या होती हैं? इस प्रकार की दुकानें अस्थायी होती हैं तथा हर मोहल्ले में उपलब्ध होती हैं और यहाँ से सामान किसी भी दिन खरीद सकते हैं। इन दुकानों के उदाहरण हैं दूध की डेयरी की दुकान, तेल मसाले की दुकान, स्टेशनरी की दुकान। मोहल्ले की दुकान के पास सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक इत्यादि भी जो क्या करते हैं, रोज़ जो है कि मोहल्ले में दुकान लगाते हैं। इनके लाभ क्या होते हैं? तो ये अस्थायी होती हैं और जिस कारण हम किसी भी दिन सामान खरीद सकते हैं। और दिया है कि इन दुकानें से हम आसानी से उधार भी ले सकते हैं, क्योंकि मोहल्ले की दुकानें होती हैं तो और ये अस्थायी भी होती हैं, तो उससे हम इनसे क्या कर सकते हैं, उधार भी आसानी से ले सकते हैं। अगला पॉइंट है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल, जो आज के समय में बहुत ही चर्चित है और सभी लोग जो है कि वहाँ पे जाते हैं। तो शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं और इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की क्या करती हैं, वस्तुएं मिलती हैं और इन्हें मॉल कहा जाता है। इस प्रकार की दुकानों में महंगा सामान तथा ब्रांडेड उत्पाद मिलते हैं और जिन्हें कम लोग ही खरीद पाते हैं। बाजार की श्रृंखला क्या होती है? तो वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेते हैं, इन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचते हैं और यहाँ खरीदने वाले बेचने वाले दोनों प्रकार के व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो वस्तु उपभोक्ता को बेचता है खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। तो हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है जहां वस्तुएं पहले पहुंचती हैं और यहां से अन्य व्यापारियों तक पहुंचती हैं। बाजार और समानता की बात करें तो जिस प्रकार से एक छोटा दुकानदार कम लाभ अर्जित करता है, वहीं दूसरी ओर माल या व्यापारी अधिक लाभ अर्जित करता है। उसी प्रकार से उपभोक्ता भी अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर सबसे सस्ती वस्तुएं तथा ब्रांडेड वस्तुएं खरीदते हैं। यह हमारी आर्थिक स्थिति पर क्या होता है, निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के बाजार से क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। बाजार की श्रृंखला की बात करें तो यह बाजारों की एक संख्या है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों से क्या है, तरह से जुड़ी होती हैं और क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचता है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है चैप्टर नंबर 7 और स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 बाजार में एक कमीज। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप पढ़िए ध्यान से। तो यहाँ पर एक छोटी किसान स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान की घटना बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है कि कपास की खेती करने में अधिक जो है निवेश की आवश्यकता पड़ती है,
जैसे उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि की। इसके लिए छोटे किसान साहूकार व धनी किसानों से कर्जा लेकर इसकी खेती करते हैं तथा उनकी लागत के अनुसार लाभ अर्जित नहीं हो पाता और छोटे किसानों के साथ अपना उत्पादन बेचने के लिए स्थानीय बाजार व व्यापारी पर क्या होना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। वहीं बात करते हैं ईरोड का कपड़ा बाजार। तो तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार जो है ईरोड का कपड़ा बाजार लगता है, जो संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी बेचा जाता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं और इस बाजार में बुनकर व्यापारियों के आर्डर के अनुसार कपड़ा तैयार करके लाते हैं और यहाँ से कपड़ा जो है विदेश विदेश में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। दादन व्यवस्था क्या होती है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं और बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा करते हैं। बुनकरों और व्यापारियों के बीच इस व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, दादन व्यवस्था कहते हैं। तो ध्यान से एक बात चीज़ समझ लीजिए कि इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं, बुनकर व्यापारी से क्या करते हैं, सूत लेते हैं और तैयार जो है कि कपड़ा देते हैं, यानी उनसे सूत लेकर कपड़ा तैयार करके देते हैं और बुनकरों और व्यापारियों की इसी व्यवस्था को दादन व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को 2 प्रकार के लाभ होते हैं। सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है और दूसरा है कि तैयार माल को बेचने की व्यवस्था पहले से ही हो जाती है। उसके बाद परंतु इस व्यवस्था में बुनकरों को जो है कि कम लाभ अर्जित होता है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं और तथा कम दाम में कार्य को पूरा करते हैं। इस पूरी व्यवस्था में व्यापारियों को अधिक लाभ जो है कि अर्जित होता है, क्योंकि वो सूत भी देते हैं और पैसा भी वही रखते हैं ज़्यादातर। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना के बारे में बात करें तो व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा इन कारखानों में या फैक्ट्रियों में भेजा जाता है और यहाँ से तैयार माल को अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। कारखाने कपड़े को कम दाम में खरीदते हैं तथा उसकी गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देते हैं। यह अपना अधिक लाभ कमाने के लिए कामगारों को न्यूनतम मजदूरी देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज के बारे में बात करें तो वह कमीज जो भारत में तैयार की गई थी उसकी कीमत बहुत अधिक रखी जाती थी, जिससे लाभ अधिक अर्जित किया जा सके। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन लोग होते हैं, तो बाजार की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है और इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है, जिसमें बहुत सारे लोग अपना लाभ कमाते हैं। बाजार और समानता के बारे में बात कर लेते हैं तो विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक जो है कि मुनाफा कमाया। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम स्तर का रहा और दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके, परंतु कपास उत्पादक व बुनकर ने अधिक मेहनत की परंतु उनके मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिला। हम इस प्रकार देख सकते हैं कि बाजार में हर व्यक्ति समान रूप से नहीं कमाता है। जिनिंग मिल के बारे में बात करें तो वह फैक्ट्री जहां रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं, यहाँ पर रबी को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं और धागा बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो भेज दिया जाता है, उसे जिनिंग मिल कहते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 जो है कंप्लीट होता है और शुरू होता है चैप्टर नंबर 9 समानता के लिए संघर्ष के बारे में। तो देखिए दिया है कि भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा अनेक अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यस्त नागरिक को मताधिकार है। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितने किसी भी व्यक्ति के वोट की, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। भारत में असमानता का आधार क्या है, तो महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों की काम की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं और भारत में किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह है कि वह किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हैं। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भी क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। समानता के लिए संघर्ष की बात करते हैं तो दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग असमानता के लिए संघर्ष के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। यह लोग असमानता के विरुद्ध संघर्ष करते हैं और इन्हें समाज का समर्थन प्राप्त होता है। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए और जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे, जैसे महिलाओं का आंदोलन, मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ। इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, इसके उदाहरण है। तवा मत्स्य संघ क्या है, इसके बारे में दिया है कि किस तरीके से जो है कि ये आंदोलन आपका चला है। देखिए, लोग और समुदाय का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं और देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और तथा
तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों को का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों में विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए क्या कर रहा है, लड़ रहा है। तो ये आप याद रखेंगे। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तथा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलती है। तब आप पर एक बांध का निर्माण 1998 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। इस कारण इस हिस्से के लोगों को विस्थापित किया गया और खेती की जमीन पर बांध निर्माण किया गया। इस कारण यहाँ के स्थानीय लोगों ने खेती को छोड़कर मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया, जिससे वह अपनी आजीविका चला सकें। उसके बाद हुआ क्या कि 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया और इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से क्या कर दिया, अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए, जिससे स्थानीय लोगों की क्या हो गई, आजीविका पर असर पड़ा। सिंपल सी बात है, असर पड़ेगा ही। काम वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह तवा मत्स्य संघ का गठन हुआ और इस संगठन ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछली पकड़ने का काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। और यह मांग करते हुए लोगों ने क्या कर दिया, चक्का जाम किया। और 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकारी यहाँ के विस्थापित लोगों को ही दिया जाएगा और इस प्रकार सरकार ने 2 महीने बाद ही मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा देना क्या कर दिया, स्वीकार किया। तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया और यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों को प्रत्येक खेत की उचित कीमत सीधे उन्हें देती हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में था। उसके बाद दिया हुआ है भारत संविधान के बारे में। तो भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज है। तो भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है और देश के सभी नागरिक को समानता का अधिकार है। भारत में जितने भी समानता के लिए आंदोलन चलाए गए उनका आधार जो एक संविधान रहा है और लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। समानता का मूल्य लोकतंत्र जो है कि केंद्र में है, परंतु कुछ मुद्दे लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं, जैसे कि देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों और व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और किसानों की कम आय। तो ये कुछ कारण थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो है क्लास 7 की जो पॉलिटी होती है वो कंप्लीट होती है और यहाँ आप देख रहे हैं अध्याय 1 भारतीय संविधान जो कि क्लास 8 की पॉलिटी है और ये दोस्तों आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा। और इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा मैं लेकर आता रहता हूं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो दोस्तों तैयारी आपकी कैसी चल रही है ये भी बताइए और इससे आपको क्या लाभ हो रहा है ये भी बताइए। और आगे वीडियोस दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।